सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि व्यापम द्वारा अभी 4000 आरक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभी इस पूरे क्रम में हमें कैसी तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है, साथ ही साथ मैं खुद इस विभाग से लगभग 13 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि कैसे अन्य विभागों की तुलना में हमारा ये विभाग सबसे अलग होता है। मेहनत करना पड़ेगा और मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आप मेरी बताई गई स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो आप 100% सफल होंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं अंत में आप लोग को इसमें भी एक ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको सफलता पाने में बहुत आसानी मिलने वाली है। तो बस वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस परीक्षा में पोस्ट पाने का कोई शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन ट्रिक्स ज़रूर है और टिप्स ज़रूर है कि हम कैसे इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको क्या मालूम होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये मालूम होना चाहिए, जो रूल बुक दी हुई है व्यापम द्वारा, जो रूल बुक जारी की गई है, उस रूल बुक में पूरे नियम आप एक बार पढ़ लें, पूरे उसमें क्राइटेरियाज पढ़ लें कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की। ठीक है, जैसे कुछ लोगों की हाइट का इशू आता है बाद में जा करके। ठीक है, तो हाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 1 महीने में 2 महीने में नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आप एक बार अपना पूरा देख लीजिए कि भाई 168 सेंटीमीटर यानी 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, तो आप हाइट बिल्कुल एक बार मेज़र कर लें। लड़कियों के लिए हाइट मेरे ख्याल से 155 सेंटीमीटर के आसपास मांगी है, वो देख लें। ठीक है, उसके पश्चात आप पूरे रूल बुक के नियम को फॉलो कर लें, देख लें, समझ लें कि भाई जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, साथ ही साथ आपका रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, ये सब कंप्लीट है या नहीं है। तो बेसिक चीज़ हो गई है। तो अब इसके बाद हम आते हैं कि हमको परीक्षा में अधिक नंबर लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले पिछले कई वर्षों का पेपर का एनालिसिस किया कि पेपर्स जो हैं अभी तक कांस्टेबल्स की परीक्षा में कैसे आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बता देना चाह रहा हूँ कि एक तो परीक्षा 3 से 4 साल बाद हो रही है। 4 साल बाद परीक्षा होने के कारण यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या, कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होने की संभावना है। ठीक है, 4000 पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो अपना 100% इस परीक्षा के लिए देगा। तो यहाँ हम इस बात को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित करने के लिए, हासिल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। ये परीक्षा में जो सिलेबस दिया हुआ है, पहले तो सिलेबस का पूरा अध्ययन कर लें। और सिलेबस में जो क्राइटेरिया है, सिलेबस में जो डिवाइडेशन किया गया है, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग, मैं पिछले वर्षों के पेपर के अनुसार बता रहा हूँ, मैथ रीजनिंग जो है वो लगभग 45 से 50 नंबर की आ रही है। 45 से 50 नंबर की मैथ रीजनिंग मतलब लगभग 50% आपका, लगभग 50% सिलेबस मैथ रीजनिंग के अंदर बसा हुआ है। 100 में 50 नंबर की अगर मैथ रीजनिंग आ रही है तो लगभग 50% आपका क्राइटेरिया वहाँ कंप्लीट होता है। मैथ रीजनिंग के बाद एक बड़ा चैप्टर आता है, वो है साइंस का। ठीक है, साइंस से भी लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैथ रीजनिंग, साइंस और इसके अलावा एमपी, तो एमपी से भी लगभग 7 से 8 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लगभग आपका 70 से 80 नंबर, 70 और 80 के बीच में ये 3 चीज़ों से हो जा रहा है। बाकी के बचे 20 प्रश्न, तो 20 प्रश्न आते हैं आपके सामान्य ज्ञान से, और सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। ठीक है, हालांकि आप उसको शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस किसी चीज़ में करना है तो वो है मैथ रीजनिंग। ठीक है, मैथ रीजनिंग के अलावा साइंस, और आप एमपी के लिए कोई भी एक प्रमाणिक बुक पकड़ लें। मैं आपको किसी राइटर्स का नाम सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको ये कहूँगा कि आप किसी एक प्रमाणिक बुक से जो आपको अच्छी लगे, 4 बुक खरीदने से अच्छा एक बुक पकड़ो और एक बुक को पूरा पढ़ो। तो एमपी के लिए आप एक बुक खरीद लें। ठीक है, रही साइंस के लिए, तो साइंस के लिए भी आप कोई भी प्रमाणिक बुक, अच्छी बुक खरीद के उससे पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत शानदार है, और सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिलाने के लिए वही एक चैप्टर ऐसा है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ पे बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी परीक्षा होती है तो परीक्षा के पहले हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि यार पिछले बार कितना कट ऑफ गया था। तो आपको कट ऑफ के पीछे नहीं जाना है, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि यदि आप ओबीसी या जनरल से
बिलोंग करते हैं तो आपको 80+ मार्क होना चाहिए, यानी 80 मार्क तो होना ही चाहिए। आज तक का जितना भी रेशो है 80% अगर आपने नंबर ला लिए, इसका मतलब आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप सेफ जोन में हैं, और आपको सेफ जोन में नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है। आप अगर 80 नंबर ला लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ आज की डेट में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है, 80 नंबर अगर आपके हैं तो हो सकता है कि वो बढ़ जाए, या हो सकता है कि 1-2 नंबर कम हो जाए, लेकिन 80 नंबर अगर आपके आ रहे हैं 100 में, तो आप सिलेक्शन की कैटेगरी में हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे SC या ST कैटेगरी के भाई हैं तो उनको 70 नंबर के आसपास, यानी 65 से 70 नंबर के आसपास नंबर ला लेते हैं तो वो सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा एक जनरल नॉलेज टाइप में का कि इस परीक्षा में किस चीज़ में। अब मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, सिलेक्शन वाली बात। आपने परीक्षा पास कर ली, लेकिन आप फिजिकल में जाके फेल हो गए, तो आपकी इतनी मेहनत किसी काम की रही क्या? नहीं रही। तो यहाँ पर क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है कि यहाँ जब भी आप परीक्षा देते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है कि आप फिजिकल रूप से फिट हैं या नहीं है। इस जानकारी के लिए तो आपको क्या करना है, 400 मीटर लड़कों के लिए, 800 मीटर लड़कों के लिए है। लड़कों को 2 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया है। 19 फीट गोला फेंकना है लड़कों को, और 13 फीट की लंबी कूद है। साथ ही साथ लड़कियों के लिए भी ऐसा ही है, 800 मीटर की दौड़ है। 800 मीटर की दौड़ उन लोगों को कितनी देर में दौड़ना है? 4 मिनट में। ठीक है, और लंबी कूद और गोला फेंक, तो गोला फेंक में 15 फीट गोला फेंकना है और लंबी कूद 10 फीट है, ये लड़कियों के लिए। तो आपको आज से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी समय से इस बात पे ध्यान देना है कि पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण इस पोस्ट को पाने के लिए आपका फिजिकल फिट होना जरूरी है। ठीक है, तो आप आज से ही, इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप अपना क्या करें कि आप अपना एक निर्णय बना लें, निर्णय ले लें कि भाई मुझे कल से फिजिकल फिट होने के लिए, यानी फिजिकल अपना कंप्लीट करने के लिए, 800 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करने के लिए कल से ही तैयारी शुरू करनी है। गोला फेंक की तैयारी शुरू करनी है और लंबी कूद की तैयारी शुरू करनी है। और एकदम से एक दिन में जाकर के टाइमिंग मिलाना शुरू मत कर देना कि आज गए और हमने आज ही अपना टाइमिंग मारने की कोशिश करी तो हमारे लिगामेंट फ्रैक्चर हो गए, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो धीरे 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 करें। आपके पास बहुत समय है, लगभग आप जब परीक्षाएँ आप देंगे उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, और 1 महीने के रिजल्ट आने के बाद आपको फिर फिजिकल के लिए लगभग 10-15 दिन का समय मिलता है। तो बहुत लंबा समय, बहुत आराम से तैयारी कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे जनरल नॉलेज की ट्रिक्स अगर आप पढ़ना चाहें तो ट्रिक्स मैंने मेरे चैनल पर वीडियो बनाते ही रहता हूँ मैं ट्रिक्स के, लेकिन ये एक अलग से वीडियो मैंने मोटिवेशनल इसलिए बना दिया क्योंकि मैं खुद इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ और मैं आपको इस डिपार्टमेंट के बेनिफिट्स बताता हूँ। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस विभाग में आने के बाद, लेकिन एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जो किसी डिपार्टमेंट को नहीं मिलता, वो ये कि जब आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो आपको सैल्यूट करने का मौका मिलता है ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जब झंडे को सैल्यूट करने का, राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करने का जो पावर, जो अपॉर्चुनिटी इस डिपार्टमेंट में मिलती है, मुझे नहीं लगता जो यूनिफॉर्म के डिपार्टमेंट जो होता है, यूनिफॉर्म का डिपार्टमेंट, केवल वहीं ये सब चीज़ें हैं, अदरवाइज दूसरी जगह नहीं। दूसरा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि हमारा डिपार्टमेंट अन्य डिपार्टमेंट्स की तुलना में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों माना जाता है। अब आपने देखा होगा जो फॉरेस्ट वाले होते हैं उनको सिर्फ फॉरेस्ट में ही काम करने का मौका मिलता है कि भाई वो फॉरेस्ट में कोई अपराध हो रहा है तो उसमें वो लोग अपराध पंजीबद्ध करते हैं। आबकारी विभाग के जो होते हैं वो आबकारी विभाग की कहीं कोई गलत तरीके से शराब बेच रहा है या अन्य जो काम कर रहा है तो उसमें, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट में भी काम करने का मौका मिलता है। यानी कि फॉरेस्ट में भी अगर कोई मान के चलिए अवैध कटाई कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी पुलिस को पावर है कि वो उन पर अपराध पंजीबद्ध कर दे या उनकी जब्ती बना दे। ठीक है, ऐसी पावर पुलिस को आबकारी में भी है कि अवैध कहीं शराब बिक रही है तो। इसके अलावा अपराध, मतलब एक अलग ही मज़ा है। ठीक है, परेशानी तो है थोड़ी बहुत हर जगह रहती है, लेकिन वो जॉब ही क्या है यार जिसमें परेशानी ना हो, परेशानी के साथ मज़ा भी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप आज से ही अपने लक्ष्य की ओर लग जाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। और जाते जाते आप लोगों के लिए 2 लाइनें कहूँगा कि मंजिलें उनको मिलती है जो रास्ते इख्तियार करते हैं, और ऐसे चलने वाले लोगों के रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो बस रास्ते आपके इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, मंजिल आपके सामने है, आप उस रास्ते पर चलते चले जाओ और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यदि आप, जैसा मैंने आपको बताया, आप इस रणनीति से काम करते हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।